Hello friends, welcome to P.ChemPoint. Today's topic is Fezan's rule, which is very important in inorganic chemistry. आप देखते हो कि कई बार कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां आपको कंपाउंड दे दिए जाते हैं, आपको कोवलेंट नेचर को कंपेयर करना होता है, मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करना होता है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, थर्मल स्टेबिलिटी या सोलिबिलिटी को कंपेयर करना होता है. एंड जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप वहाँ फिजान्स रूल को अप्लाई करते हो. ओके, सो देखते हैं फिजान्स रूल क्या कहता है. फिजान्स रूल ने क्या बताया कि जो भी आप कंपाउंड्स देखते हो वो 100% आयोनिक नहीं होते. आयोनिक कंपाउंड, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट करेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड्स. आयोनिक कंपाउंड में कुछ कोवलेंट करेक्टर प्रेजेंट होता है. उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया. कैसे बताया उसने ये फैक्ट? उसने बताया कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक आयनिक कंपाउंड है, उसमें हमारे पास क्या होता है, एक कैटायन होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज एंड एक एनायन होता है. ठीक है, हमने ले लिया कैटायन थोड़ा छोटा है, एनायन थोड़ा लार्ज है. फिर हम क्या लेते हैं कि एक्चुअल में क्या रहता है, इसका नेगेटिवली चार्ज एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हमेशा से स्फेरिकल नहीं रहता. ये जो पॉजिटिव कैटायन है ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करना स्टार्ट कर देगा, डिस्टोर्ट करना स्टार्ट कर देगा. यानी कि ये हल्का सा नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे जो जैसे कोवलेंट बॉन्ड में होता है शेयरिंग, उस टाइप से होना स्टार्ट होगा. यानी कि अगर ये ऐसा है पॉजिटिव तो ये नेगेटिव थोड़ा सा एक साइड में आ जाता है इस टाइप से. ओके, एंड ये जो होता है चेंज शेप होना इलेक्ट्रॉन क्लाउड की, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन. ठीक है, कि कितनी टेंडेंसी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टोर्ट हो जाए, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाए. ओके, नाउ अब हम दो टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं, पोलराइजिंग पावर and another one is polarizability. क्या है पोलराइजिंग पावर? देखो, पोलराइजिंग पावर है पावर ऑफ दिस कैटायन टू डिस्टोर्ट दिस एनायन. कि कितनी पावर है इस कैटायन के पास कि ये इजीली इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट कर सके. वो होती है उसकी पोलराइजिंग पावर. पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टोर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन. ठीक है, एंड पोलराइजेबिलिटी क्या होती है कि कितनी इस एनायन की टेंडेंसी है कि ये इजीली डिस्टोर्ट हो जाए. ओके, दैट इज टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू गेट्स डिस्टॉर्टेड. ठीक है, और हम क्या देखते हैं कि जितनी इजीली ये डिस्टॉर्शन हो जाता है उतनी ज़्यादा क्या हो सकती है, शेयरिंग हो सकती है. यानी कि एक तरह से कहें न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है चार्जेस की. और क्या होगा, हमारा कोवलेंट करेक्टर इंट्रोड्यूस होगा. यानी जितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा, पोलराइजेशन होगी, उतना ही ज़्यादा हमारा कोवलेंट करेक्टर होगा. और देखो, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी दोनों क्या ट्राई कर रहे हैं, इस पोलराइजेशन को करने की ट्राई कर रहे हैं. सो कोवलेंट करेक्टर किस पे डिपेंड करेगा, पोलराइजिंग पावर पे. दैट इज कोवलेंट करेक्टर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ पोलराइजिंग पावर के भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ पोलराइजेबिलिटी के भी. ठीक है, जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा हमारा कोवलेंट करेक्टर इंट्रोड्यूस होगा. ओके, नाउ हम ये देख सकते हैं कि ये पोलराइजिंग पावर डिपेंड किस पे करती है. ओके, पहले हम देखते हैं पोलराइजिंग पावर. पोलराइजिंग पावर को आप साइज से दिखा सकते हो, एंड दैट इज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड रेडियस. एंड पोलराइजिंग पावर आप कैटायन की देखते हो, तो इसका मतलब ये है कि कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही उसके क्या ज़्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कोवलेंट करेक्टर होगा. ओके, सो हम यहाँ से क्या बता सकते हैं कि कैटायन का क्या ज़्यादा होना चाहिए,
कैटायन हैव हाई चार्ज। ओके, एंड पोलराइजिंग पावर रेडियस पे भी डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेडियस जितनी स्मॉल होगी उतनी ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। दैट मीन्स कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए? कैटायन हैव स्मॉल साइज। कैटायन जितना ज्यादा स्मॉल होगा उतनी रेडियस कम होगी एंड उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी और उतनी ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक, जैसे अगर हम यहाँ भी देख सकते हैं कि कैटायन क्या है, जितना स्मॉल होगा उतना ही क्या होगा, चार्ज कंसंट्रेटेड होगा एक जगह पे, है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द चार्ज इज मैक्सिमम, और उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा और इजिली नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच पाएगा। ओके, सो कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए एंड चार्ज शुड बी हाई। दीज टू पॉइंट्स शुड बी रिमेम्बर्ड जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैटायन स्मॉल साइज का हो और चार्ज उस पर हाई हो। सेकंड पॉइंट अगर आप कंसीडर करना चाहो तो वो क्या होता है हमारा कि एनायन कैसा हो। ठीक है, देखो एनायन को हमें क्या करना है, इसकी शेप को चेंज करना है। एंड इसकी शेप को चेंज करना कब इजी होगा? जब क्या हो, ये बड़ा हो। जितना ज्यादा ये बड़ा होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो पहुंच है, एक दूसरे की पकड़ है, वो कम होती जाएगी, है ना। और न्यूक्लियस की पकड़ अगर कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन से तो वो इजिली अपने शेप को चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए? एनायन की साइज कैसा होना चाहिए? साइज शुड बी हाई। एनायन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजेबिलिटी होगी, यानी कि वो उतनी इजीली डिस्टॉर्टेड हो जाएगा एंड पोलराइजेशन हो जाएगी। सो एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए एंड चार्ज कैसा होना चाहिए एनायन का? देखो हम जानते हैं कि जब एनायंस का चार्ज इंक्रीज होता जाता है दैट मीन्स ये होता है कि चार्ज इंक्रीज हुआ एनायंस का, तो इसका मतलब ये है कि उनका साइज बड़ा होता गया। ओके, और हमने देखा है कि आयन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी इजीली वो डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे। सो इसका चार्ज कैसा होना चाहिए? हाई। जितना ज्यादा एनायन का चार्ज हाई होगा उतनी ही जल्दी वो क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली आपको रिमेंबर क्या करना होता है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम? आपके पास पॉइंट आते हैं दो टाइप के। फर्स्टली कि कैटायन कैसा हो, साइज स्मॉल, चार्ज हाई। ओके, एनायन कैसा होना चाहिए? साइज लार्ज, चार्ज यहां भी हाई होता है। ओके, बेसिकली आप फिर से देख सकते हो, हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सिर्फ डिस्टॉर्ट कराना है, और वो इजिली कब होगा? जब कैटायन जितना छोटा होगा, चार्ज उतना ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा, इजिली होगा नेगेटिव के को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो साइज शुड बी स्मॉल एंड चार्ज शुड बी हाई। एंड पोलराइजेबिलिटी में आप देख सकते हो कि जितना ज्यादा ये बड़ा होगा उतना इजिली उसकी न्यूक्लियस की पकड़ कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स पे एंड वो इजिली डिस्टोर्ट हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी। सो दिस इज द बेसिक ऑफ फेजान्स रूल।